छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स 7th पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। हम लोग पीछे में इस चैप्टर की थ्योरीज और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। थ्योरीज भी हम लोगों ने सब कुछ बना लिया है कि कैसे इस हेड में किस किस तरह के मकान संपत्ति के इनकम को रखा जाता है, किस तरह से उसे ट्रीट किया जाता है। ये सारी चीजों की जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, खास करके परीक्षा के ख्याल से और जानकारी के ख्याल से भी। तो मैं पुनः एक बार कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ इस चैप्टर के लिए, और इसकी थ्योरी तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, क्योंकि मैं पिछले कई क्लासेज में इसके थ्योरी को समझाया है, मैंने न्यूमेरिकल्स को समझाया है। तो आज हम लोग का है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 10। यह बुक डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा साहित्य पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश्ड है, और मेहरोत्रा साहब अब तो नहीं रहे, लेकिन इनकम टैक्स के या कॉमर्स के ही करने की बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। स्पेशली इनकम टैक्स की बुक उनकी तो पूरे बिहार और यूपी मध्य प्रदेश में कई स्टेट में, खास करके हिंदी मीडियम के स्टेट में, उनकी इंग्लिश मीडियम में भी है वो, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो हम लोगों के लिए हिंदी मीडियम यह बड़ी सबसे अच्छी किताब अगर कही जाए तो यह है। और यह आज से नहीं है, हम लोग विद्यार्थी थे तब भी हिंदी मीडियम में यह किताब अच्छी है, और आज भी यह अपनी गुणवत्ता बरकरार रखे हुए है। तो प्रॉब्लम नंबर 10 को हम लोग देखें। चूंकि छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको सुझाव देता हूँ हमेशा कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें तो बुक को अपने सामने रख लें। इसलिए मैं अपने वीडियोज में भी नोट्स पर स्क्रीन पे भी मैं नाम लिख देता हूँ राइटर का, और मुंह से भी बताता हूँ, इसलिए ताकि आपको यह कंफ्यूजन न रहे कि यह कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से लिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है कि मिस्टर M started the construction of his house on 1st June 2011, and for this he took a loan of rupees 2 lakhs at the rate of 13.5% from bank. He took another loan rupees 6 lakhs at the rate of 13% per annum on 1st April 2014 to complete the house. The construction was completed on 30th November 2014 and was self-occupied from 1st December 2004. अब हमसे कहा जा रहा है कि compute his
income under the head house property for the assessment year 2019-20। तो उन्होंने मकान आरंभ किया है 1 जून 2011 को, और इसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का 13.5% की ब्याज की दर से लोन लिया है बैंक से, और फिर उन्होंने 1 अप्रैल को मकान को पूरा करने के लिए जो है 13% की दर से 6 लाख का लोन लिया। मकान का निर्माण 30 नवंबर 2014 को पूरा हुआ और 1/12/14 से वे रहने लगे। तो उनका मकान संपत्ति का आय निकालना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो एनुअल वैल्यू इसका तो नील होगा, लेस इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। अब देखिए ऐसा इसलिए किया गया है, आपको लगेगा कि जब वो स्वयं के मकान में रहते हैं उनको कोई इनकम है नहीं, तो ऐसी स्थिति में जो है क्यों निकालना है। तो हम लोग एक दिया गया निकालने, हम लोग इसको देखें कि इस तरह की स्थितियां होंगी, क्योंकि सिर्फ हम इनकम टैक्स के पर्पस ही नहीं, हम स्वयं अगर मकान के मालिक हों तो हम कैसे अपने इनकम को दर्शाएंगे, हम अपने खर्चों को कैसे दर्शाएंगे, हम कैसे कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको कैसे करें, क्योंकि ये सारे चैप्टर खत्म हमारे हो गए हैं। हम दोबारा इसके जो भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं उनको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब इसमें से जो है होता है लेस होता है इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, तो इनका लोन का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 साल पूर्व तक का लोन जो है निकाला जाता है, तो वही हम आगे दिखाएंगे आपको कि कैसे आया है। 1,20,300 अब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा कि 1,20,300 इनका होगा। इनको कैसे निकालेंगे, ये कैसे आया जो है 1,20,300, इसे हम लोगों को देखना है। तो मैं यहाँ आपको बना करके दिखा दिया हूँ। देखिए जैसे है ना इनकम कैसे है, तो पहला है कि इंटरेस्ट ऑन 2 लाख interest on 2 lakh at the rate of 13.5% from 1/6/2011 to 31/3/2014। बराबर 76,500 जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का है, और जो है अब डिडक्टेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट 76,500 भागा 5 15,300। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन एबव लोन फॉर द प्रीवियस ईयर 18-19 में 27,000 बराबर 42,300। तीसरा इंटरेस्ट ऑन लोन 6 लाख पर 13%, तो 78,000 हो गया। और इंटरेस्ट डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ ₹2 लाख, तो अब ये जो है 42,300 और 78,000 हम जोड़े तो 1,20,300 आया, क्योंकि 2 लाख तक जो है इंटरेस्ट किया जा सकता है।
इसलिए 2 लाख से कम है, 1,20,000 है, इसलिए इसका लॉस जो है 1,20,000 माना जाएगा। ये हमारा सवाल बनकर तैयार है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 18। अब इस प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या है, तो प्रॉब्लम नंबर 18 में है कि मिस्टर एक्स के पास 2 मकान हैं। 2 मकान हैं। प्रथम जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 37,500 है, स्वयं अपने निवास के लिए रखा है, तथा दूसरा जिसका नगर पालिका मूल्यांकन 50,000 है, 5,000 रुपया मासिक किराए पर लगा दिया है। इन दोनों मकानों संबंधी व्यय निम्नलिखित है। 5,000 मासिक पर लगाया है, दूसरे मकान को, पहला तो उसका सेल्फ ऑक्युपाइड है, चलिए ठीक है। तो अब हमारा जो है इसका क्या क्या खर्च है, तो प्रथम मकान और द्वितीय मकान का यहाँ दे दिया गया है। नगर पालिका 6,000 और 10,000, भूमि का लगान 100, 125, मकान पुनर्निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज, प्रथम मकान में 32,000, दूसरे में 2,100, अग्नि बीमा प्रीमियम 450 और 1,200, और कर निर्धारण स्तर आय की 2019-20 के लिए मिस्टर एक्स की मकान संपत्ति की आय की गणना करनी है हम लोगों को। तो हम लोग वही हमारा हेडिंग जो रहता है, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, एनुअल वैल्यू का नील होगा चूंकि स्वयं के रहने का मकान है, और लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 है। तो जो हमारा 30,000 होगा वो लॉस होगा। सेकेंड हाउस क्योंकि ये किराए पर उठाया हुआ है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट 50,000 जो शुरू में दिया हुआ है कि नगर पालिका मूल्यांकन जो है 50,000 है, तो वही एक्सपेक्टेड जो है रेंट माना जाएगा। और एक्चुअल रेंट 5,000 रुपये महीने पर किया है, तो 12 60,000। इच इवर ग्रेटर जो अधिक होता है वही रखा जाता है, तो यहाँ 60,000 अधिक है इसलिए 60,000 को रखा गया। लेस म्यूनिसिपल टैक्स 10,000 है दूसरे मकान का, इसको घटा दिए तो एनुअल वैल्यू हमारा आ गया 50,000। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि 2 चीजें घटाई जाती हैं, बाकी अन्य खर्च नहीं। स्टैंडर्ड सारे खर्चों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दे दिया जाता है मकान के एनुअल वैल्यू का। अब उसमें जितना भी आप खर्च आप करें, हाँ अगर मकान के लिए आपने लोन लिया है, चाहे मकान बनाने के लिए, मकान के मरम्मत के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट होता है वह 5 किस्तों में बांट करके, और वह जो है टैक्सेबल एग्जाम्प्ट होता है, मैंने उसको घटाना, उसकी छूट मिलती है, बाकी अन्य खर्चों की नहीं। तो जो है यहाँ 30% एनुअल वैल्यू 15,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 21,000, 17,100 बराबर 32,900। टैक्सेबल इनकम होगा हाउस प्रॉपर्टी का 30,000 प्लस माइनस एक मकान में माइनस है, -30,000 प्लस 32,900। एक मकान का इनकम है तो अब इनका 2,900 टैक्सेबल इनकम। यही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा इनका 2,900।
उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम 23। प्रॉब्लम 23 इसमें है कि मिस्टर लाल एक बड़े मकान का स्वामी है। मकान के क्षेत्रफल का बड़ा लंबा सवाल है। अब इसको हम लोग सवाल आप देख लेंगे अपने सामने या कहेंगे तुमने देख भी लो आप। तो मिस्टर लाल एक बड़े मकान के क्षेत्रफल का 50% भाग, वो मैंने आधा 22,500 रुपया मासिक किराए पर रहने के लिए दे दिया गया है। मकान के क्षेत्रफल का 25% भाग मकान के स्वामी द्वारा अपने पैसे के लिए प्रयोग हो रहा है तथा क्षेत्रफल का 25% भाग उसके अपने निवास के लिए है। अर्थात 50% जो है उसका जो है किराए पर है, 25% भाग जो है 1/4 जो है वो पैसे के लिए प्रयोग करता है और 1/4 भाग में अपने स्वयं रहता है। उसका नगर पालिका मूल्यांकन है 6। तो हम बात करेंगे हाफ पोर्शन की जो किराए पर दिया गया है उसी की हमको बात करनी है। यहाँ हमको उसी का निकालना है, उसी से उसको इनकम होगा, बाकी पैसा वाला उसको पैसे के इनकम में जाएगा। तो हाफ पोर्शन जो है 6 लाख का आधा हो गया 3 लाख। इसके बाद म्यूनिसिपल वैल्यू इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख। स्टैंडर्ड रेंट पर एक मकान का किराया 9 लाख है तो 9 लाख का आधा 4,50,000 स्टैंडर्ड रेंट हो गया। इसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट 3 लाख और एक्चुअल रेंट 2,70,000 इसका होगा। तो क्योंकि कह रहा है कि 50% 22,500 तो 22,500 गुणे 12 वह निकाल देंगे तो वह आया 2,70,000। तो इस तरह से हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट व्हिच ईवर इज ग्रेटर, जो ग्रेटर हो। तो ग्रेटर इसमें हम देख रहे हैं मैंने एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो उसमें जो है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है 3 लाख, एक्चुअल रेंट है 2,70,000, इसलिए 3 लाख माना जाएगा। म्यूनिसिपल वैल्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं होगा। तो 3 लाख हो गया लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस है 80,000। 80,000 का हाफ 40,000 इसमें घटा देंगे 2,60,000। के बाद तो ये हमारा हो गया 2,60,000 एनुअल वैल्यू। अब इसमें हम लोग जो डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वह देंगे तो हो गया 78,000 और इंटरेस्ट आधा इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट का हो गया, क्योंकि 3 लाख रुपया है मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज। तो 3 लाख का आधा 1,50,000। तो इसको डिडक्शन मिलेगा 78,000 प्लस 1,50,000 बराबर 2,28,000। तो ए जो है इसका करेंगे एनुअल वैल्यू जो है 32,000। अब इसके बाद सेल्फ ऑक्युपाइड 1/4 में रहा है। एनुअल वैल्यू इसका नील माना जाएगा, लेस इंटरेस्ट 1/4, तो इसका 75,000 हो जाएगा। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹30,000 दिया जाता है तो 30,000 माइनस होगा। तो चूंकि 32,000 हुआ था और इसमें 30,000 माइनस करेंगे तो 2,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसको जो है नोट के रूप में हम लोग थोड़ा सा वैसे तो
मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ लिख दिया है ताकि आपको हमेशा ध्यान में रहेगा। हमें आप चूंकि मुंह से बोला हुआ भूल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी लेस देन स्टैंडर्ड रेंट बट इट कैन नॉट बी मोर देन स्टैंडर्ड रेंट। तो इसीलिए जो है उसको रखा गया है। दूसरा, लोन हैज बीन टेकन फॉर रिपेयर, हेंस मैक्सिमम डिडक्शन रिगार्डिंग इंटरेस्ट इन कॉस्ट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इज 30,000। क्योंकि करा रिपेयर के लिया गया है, इसलिए सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो मैक्सिमम जो है रिपेयर के लिए 30,000 दिया जाता है। इसलिए नहीं तो ऐसे है कि 2 लाख तक उसकी सीमा है अगर बनाने के लिए हो तो इसलिए जो है यहाँ 30,000 दिया गया है। अदर एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल, तो हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही पूरे में ही आपको बताया। बाकी चूंकि वो सारे खर्चों के लिए भी 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है, उन खर्चों को अलग अलग आप न क्लेम करके जो है वहीं पे आप उसी में एडजस्ट कर सकते हैं, उसी के लिए वह स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाता है। तो यह तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्योंकि बीच बीच में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर दिया है, इसलिए मैं इसीलिए आपको बीच में लंबा गैप लगता होगा कि 23 के बाद एक ही बार 34 क्यों। बीच का क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अब बाकी 34 जो है क्वेश्चन है कि एक सौरवाई एक मकान संपत्ति के समान भाग के स्वामी, इसमें को ऑनर है। एक सौरवाई जिसमें 4 समान आवासीय इकाइयां हैं, दोनों एक एक इकाई स्वयं रहने के लिए प्रयोग में लेते हैं एवं शेष 2 इकाइयां 5,000 रुपये प्रति माह इकाई किराए पर उठाई हुई है। मकान संपत्ति का नगर पालिका मूल्यांकन 2 लाख रुपया है एवं नगर पालिका का इसका 10% है, जिनका वर्ष के दौरान करदाता द्वारा भुगतान कर दिया गया है। अन्य खर्चे निम्नलिखित हैं। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, रेंट, बाकी सब है। अब कहता है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर बोथ पर्सन फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20। तो अब हम कंप्यूटेशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब लेट आउट यूनिट 50% ऑफ फुल हाउस, क्योंकि 50% में तो वो लोग रह रहा है, तो 50%। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख, एक्चुअल रेंट 1,20,000 माइनस 25,000 बराबर 95,000। Actual rent is less than expected rent due to vacancy, hence gross annual value 95,000। यही ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसका होगा 95,000। इसके बाद इसमें से हम लोग घटा देंगे म्यूनिसिपल टैक्स 50% ऑफ 20,000 है तो उसका 50% वो है 10,000। एनुअल वैल्यू हो गया 85,000। अब हम डिडक्शन देंगे तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 25,500। इंटरेस्ट ऑन लोन हाफ 40,000, ये हो गया 65,500। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम लेट आउट यूनिट्स का हो गया 19,500।
तो शेयर ऑफ ईच को ऑनर 1/2 ऑफ 19,500 बराबर 9,750। अब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस की तरफ आएंगे। दोनों का एक एक का हो गया, क्योंकि वो ज्वाइंट था इसलिए ज्वाइंट हमने निकाल दिया। इसके बाद उनका जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने निकाल दिया। तो जो है अब सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस पर आएंगे। 50% है, तो इसमें एनुअल वैल्यू तो कुछ लगता ही नहीं है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का। अब लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000 का 1/2 तो 20,000 होगा। लेस लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट जरा कि 20 माइनस जो है 20,000 है इसका। उसके बाद तो A -20 हो गया। तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है लेट आउट यूनिट 9,750 इनका है और 20,000 का घाटा है, इनका लॉस है। तो अब जो है इनका अब इनकम न कहलाएगा कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,250 और 10,250। तो यही हो गया इनका अब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमने नाम तो हेडिंग तो हमारा इनकम, लेकिन क्योंकि जहां प्रॉफिट वहीं लॉस होता है तो इनकम है तो लॉस होगा ही। तो ऐसी स्थिति में अब यह जो है नेक्स्ट 8 वर्षों तक, जैसा कि हम लोग इसके नियम में पढ़े हैं कि 8 वर्षों तक इसको सेट ऑफ किया जा सकता है। अगले 8 असेसमेंट ईयर तक सेट ऑफ मैंने कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ किया जा सकता है मकान संपत्ति के आय। तो आगे अगर ऐसा हुआ तो हम यह करेंगे। तो यह सब हो गया छात्रों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आगे के क्लास में भी हम लोग देखेंगे। आज फिर पुनः मैं आपसे जो बार अपील करता आया हूँ, यदि इसमें किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप अवश्य हमें कमेंट करें ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। यथासंभव प्रयास किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो क्लियर नहीं है कि परीक्षाएं कब होंगी। चूंकि आप लोग फाइनल ईयर में हैं और जैसा कि जानते हैं कि इसकी का गाइडलाइन है कि फाइनल ईयर की परीक्षा होगी, चाहे जिस तरह से, चाहे आपके एग्जामिनेशन हॉल में हो, चाहे ऑनलाइन हो, जैसे भी हो वह परीक्षा होगी। और जब कब हो यह निश्चित टाइम नहीं है इस महामारी की स्थिति में, कहीं इसका समय नहीं। वैसे तो समय अगस्त का दिए थे लोग लास्ट में, कभी सितंबर। अभी इसलिए हम लोग आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं कि कब परीक्षा होगी, इसलिए मैं आपको उम्मीद रखूंगा कि आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। लगभग मैंने सारा सिलेबस खत्म कर दिया है आपका। अब मैं एक तरह से सारे न्यूमेरिकल्स को जो है दोहरा रहा हूँ। दूसरे न्यूमेरिकल जिस तरह जो भी परीक्षा के ख्याल से आ सकते हैं वो सबको दोहरा रहा है, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप भी मेहनत करें, आप भी प्रयास करें, तभी सफलता मिलेगी और आपको अच्छा कर पाएंगे। अब मेरा तो ये आपसे अनुरोध भी मैं करता हूँ, जबकि मुझे तो अनुरोध नहीं, आपको सुझाव देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कहता हूँ ताकि मेरी यही इच्छा है कि मेरे छात्रों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। इस लॉकडाउन का उन पर कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें ऐसा न लगे कि क्लासेस नहीं चले इसलिए हमें बहुत घाटा हुआ, बल्कि उनको इस बात का फक्र हो कि हमारे टीचर्स ने हमें जो है जितना हो सका अधिक से अधिक प्रयास किया पढ़ाने का, और आप समझें, आप इसका लाभ लें। मेरी यही आपसे अपेक्षा है और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आपको पुनः सलाह देता हूं कि यदि कोई किसी तरह की कंफ्यूजन या
शंकाएं हों, उन शंकाओं को आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास